हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 12th हिस्ट्री चैप्टर 11 इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 1। चैप्टर 12th है इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 2। दो ही चैप्टर बाकी है हमारे हिस्ट्री के और ये आज कंप्लीट हो जाएगा, तो सिर्फ एक चैप्टर हमारा हिस्ट्री ग्रेड 12 बाकी रहेगा। आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है हम क्या कंटिन्यूटी फॉलो कर रहे हैं, क्या सीरीज फॉलो कर रहे हैं। हमने 10 चैप्टर्स तक हिस्ट्री कवर किया था, फिर 3 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कवर किया हुआ है। तो आपको उसी सीक्वेंस में वीडियो देखना है ताकि कॉमन टॉपिक्स, कॉमन बातें चल रही है पूरे चैप्टर्स में, लास्ट के हिस्ट्री चैप्टर्स और पॉलिटिकल साइंस में। तो ये लिंक बैठेगा, टाइमलाइन में सही रहेगा, समझने आसान होगा और याद रखने, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखने आसान होगा। सो आफ्टर द 3 chapters of political science, we can again now turn back to history, covering India Transform part 1 एंड पार्ट 2 भी देखेंगे इसके बाद, और फिर वापस से पॉलिटिकल साइंस के रिमेनिंग 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। अगेन इसमें बहुत सारी बातें ओवरलैप होने वाली है। कुछ बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि आप पहला टॉपिक ही देख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन का, तो हम जानते ही, हमने कवर कर लिया ये टॉपिक। लेकिन स्टिल क्विक हम रीड करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और कुछ बातें और एक्स्ट्रा, हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे, अगर जो आती है उसको स्टडी करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर India Transform Part 1, Grade 12 History, Chapter 11. This lesson reviews the advancements in various fields in India since 1990. We shall do this by citing a few representative examples. तो ये हमें बहुत अच्छे एग्जांपल्स खुद ही देने वाले हैं, और उसको देखते हुए हम ये चेंजेस देखेंगे, क्या अलग अलग फील्ड में एडवांसमेंट्स हुए। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन। नाउ आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन क्या है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल लेट्स जस्ट क्विकली गो अहेड विद दैट। इंडिया बिफोर 1990 एंड इंडिया आफ्टर 1990 आर मच अपार्ट। तो हम अगेन जानते हैं कि पूरा चेंज इंडिया आफ्टर 1991 पॉलिटिकल साइंस में हमने ये चैप्टर्स देखे थे। सो ये 1990 जो ईयर था, वो एक पार्टीशन बन जाता है, इंडिया बिफोर 1990 एरा और इंडिया आफ्टर 1990 एरा। इट अडॉप्टेड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। हम जानते ही है कि हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर दी, एंड मेनी थिंग्स चेंज। सबसे पहला, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट जिसे हम कहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग various duties and taxes on imported goods with a view to protect their home markets. तो ये बात भी हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम बहुत सारी कंट्रीज ने अपने टैरिफ्स, ड्यूटीज, टैक्स, इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स इंपोर्ट हो रही है उस पे उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे ताकि अपना होम मार्केट वो प्रोटेक्ट कर सके। इट रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेड। A meeting was called in Cuba to discuss this problem, which was attended by 56 nations. It was decided to establish a permanent organization to resolve the problems related to international trade. A legal agreement was signed in Geneva by 23 nations in 1947, which is known as GATT. That is General Agreement on Tariffs and Trade. तो ये बात भी अगर हम पहले के चैप्टर्स में हम देख चुके ऑलरेडी, कि हमने पहले तो ये रियलाइज किया कि कैसे इंपोर्टेड गुड्स पे ये जो टैरिफ्स एंड टैक्सेस है, उसको, उसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ट्रेडिंग पे। ट्रेड डिक्लाइन होते जा रहा है आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड। सो उसके बाद हमने ये रियलाइज किया और फिर हमने डिस्कशन किया और बाद में एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 23 नेशंस इन्वॉल्व थी, और उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं गैट एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ये पहला मल्टीनेशनल, यानी बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व है, जो सिर्फ ट्रेड के रिलेटेड एक एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं। गैट gave priority to economic development through production and trade to treat the member countries as most favored nations. तो ये बात भी हम जानते हैं, जो जो इस एग्रीमेंट पे जिन्होंने साइन किया है, उनको, उनके तरफ एक फेवर फेवर किया जाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ वो एक फेवर रखेंगे ट्रेड करते वक्त। और टैरिफ्स और टैक्सेस, ड्यूटीज जो है वो मिनिमम या एकदम जीरो ही, नल लगाएंगे, ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता रहे, ट्रेड बढ़ता रहे। An annual meeting of the member countries of GATT used to be held at Geneva. जेनेवा में ये साल में एक बार मिलते थे सारे के सारे। इट वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। हर एक मेंबर कंट्री का एक पर्सन वहां पे रिप्रेजेंट करने जाता था। ईच कंट्री वॉज एंटाइटल्ड टू वन वोट। हर एक को एक वोट भी मिलता था। एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, जो पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां जाता था और उस कंट्री का एक वोट गिना जाता था। Problems faced by individual nations regarding the difficulties in international trade were discussed in the meeting and decisions were based on this discussion. तो वहां पर
डिस्कस करते थे कि क्या अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही किसी मेंबर कंट्री को, मेंबर नेशन को, और उससे रिलेटेड वो डिस्कशन करके उसका सोल्यूशन करते थे। और अगर वहां पर वोटिंग की जरूरत पड़ती थी तो हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट होता था, तो वहां पर उस कंट्री का एक वोट, उस बेसिस पे जो भी उनका डिस्कशन है उसके ऊपर वो वोटिंग करते थे। Later, GATT became part of more encompassing organization known as World Trade Organization। तो ये बात भी हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में कवर की थी कि बाद में उन्होंने इस चीज को और एक बड़ा ऑर्गेनाइज, गैट एक एग्रीमेंट था। डिफरेंस क्या हो गया, पहले तो गैट एक एग्रीमेंट था, एक सिर्फ लीगल एग्रीमेंट था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसकी खुद की एक डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग। तो गैट एक बड़ा लेवल पे चला गया और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक ज्यादा बड़ा एंटिटी बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ऑन नेक्स्ट वही टॉपिक है, WTO। ऑन 1 Jan 1995, 123 nations together founded an organization with the objective of opening the world for free trade। तो अब देखो कितना हाई नंबर हो चुका है। कहाँ पे सिर्फ 23 नेशंस इन्वॉल्व थे स्टार्टिंग में, अब 123 नेशंस आ चुके हैं साथ में। 1995 की बात है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स आगे आ चुके हैं हम लोग। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड रखना है पूरी दुनिया में, वो उनका गोल था, और इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। इट्स अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट, और इंडिया उसका एक मेंबर भी है। आर्थर डंकल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, prepared a draft which was been fundamental to establishment of the organization। This draft is known as Dunkel draft। तो आर्थर डंकल, जिनका एक पेंट पिक्चर भी दिया हुआ है, इन्होंने ड्राफ्ट फाइल किया था, एक पूरा ड्राफ्ट बनाया था जिसके अंदर इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस जो भी है इंपॉर्टेंट वो लिखे गए थे, और इस ड्राफ्ट को डंकल ड्राफ्ट भी कहा जाता है। द क्रक्स ऑफ दिस ड्राफ्ट एम्फसाइजेस ऑन द ट्रेड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंटल कस्टम ड्यूटी एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस। यानी गवर्नमेंट की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, और फ्री ट्रेड होना चाहिए, एंड रेस्ट्रिक्शंस जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। दिस अप्रोच इज नोन एज लिबरलाइजेशन, और इसी को हमने बाद में क्या कहा, लिबर्टी दी गई, लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी। All participating countries agreed upon set of rules and a premise common to all that would promote international trade। तो सभी ने इस बात पे एग्री किया, और एक ऐसा उन्होंने स्टार्ट एक नया कल्चर स्टार्ट किया जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और कम से कम लोकल गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो उसके अंदर, नेशन वाइज, एंड लोगों को हक हो अपने हिसाब से ट्रेड करने का। इनिशियली provisions were made in the spheres of grants, export imports, foreign investments, reserve sectors, agriculture, technology and service sectors। तो ये आपको इतना आप मार्क कर लीजिए कि कौन से क्षेत्र में अलग अलग उन्होंने प्रोविजंस दी थी। सो ग्रांट्स दिए जाते थे कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प की जाती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प की जाती थी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज में उन्होंने स्टार्ट किया था फ्री ट्रेड। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ WTO, अब यहाँ पे इंडिया की बात चल रही है। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया पुट अ थ्रस्ट ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इंडिया ने एक पुश आ गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने का। इन दिस एस्पेक्ट, contribution of then Prime Minister of India Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh is very important। तो उस टाइम पे जो, जब ये सब चल रहा था, तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, एंड मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस चीज में। प्राइम मिनिस्टर्स अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह टुक अहेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। और उसके बाद नेक्स्ट PM आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने, और अगेन फाइनेंस मिनिस्टर वही थे मनमोहन सिंह, उन्होंने मिलकर लिबरलाइजेशन पॉलिसी को और आगे बढ़ाई, और हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन सेटअप हुआ। The report published by WTO in 2006 has made a special mention of increasing economic growth रेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तब से बढ़ना स्टार्ट हो गया था, ये 2006 की एक रिपोर्ट में भी आया था। ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स, फॉल इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, fall in infant mortality rate, increasing availability of facilities for literacy, potable water, drainage system in India are also mentioned in this report। इस रिपोर्ट में साथ साथ क्या मेंशन किया था कि इंडिया में कैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इन जनरल हमारा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। पुअर्टी लाइन के नी पुअर्टी लाइन जो है हमारी, उसके नीचे पॉपुलेशन जो उसके नीचे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, यानी कि फॉल इन, यानी जितना पॉपुलेशन पुअर्टी लाइन में था उससे
बाहर आ चुका है पॉपुलेशन, इन शॉर्ट ये लाइन का मीनिंग ये होता है। फॉल इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन, तो पुअर्टी लाइन के बिलो जो आते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा पुअर लोग जो आते थे, वो पॉपुलेशन अब कम कम हो गया है। कम हो गया इन मीन्स वो पॉपुलेशन पुअर्टी लाइन के ऊपर जा चुका है। ओके, इट मीन्स दे आर नो लॉन्गर कंसिडर पुअर। फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो इन्फेंट यानी कि एक बेबी होता है जो कि जस्ट पैदा हुआ है, 9 मंथ्स से छोटा या 9 मंथ्स वाला भी तो इन्फेंट कहा जाता है। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि जो बच्चे, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी इतनी कि हम इन्फेंट को कुछ भी हो जाए उसको केयर दे पा रहे थे, उनका ध्यान रख पा रहे थे, डिलीवरी कर पा रहे थे प्रॉपरली, सीजरिंग कर पा रहे थे प्रॉपरली, ये सब जो भी फैसिलिटीज हेल्थ वाइज जो नहीं थी उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उनके डेथ का जो रेट था वो कम हो गया, और इन शॉर्ट ये बेटर हो गया कि वो लोग रहने लग गए, जीने लग गए। सो फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर लिटरेसी, सो लिटरेसी की फैसिलिटीज हमने बढ़ा दी, एंड अच्छा पीने लायक पानी और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा कर दिया। ये सारी चीजें रिपोर्ट में मेंशन की गई। By adopting ways like simplifying import rules, modifying laws regarding rights on intellectual property, modifying patent laws, India entered the global economy। और साथ ही साथ हमने कुछ रूल्स फॉलो कर लिए, रूल्स अडॉप्ट कर लिए। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम जानते ही है, कॉपीराइट रूल्स और लोगो, ब्रांड नेम, ये सारी चीज का रूल्स हमने बना दिया। पेटेंट लॉज हमने चेंज कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। ये सबसे हमने ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड्स, अब अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेशन कैन बी डिसर्न्ड थ्रू सर्टेन इंडिकेटर्स, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जिसको हम देखकर हम बोल सकते हैं कि इंडिया नेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इज द कंट्री साइड डेवलपिंग, यानी कि रूरल एरिया तुम्हारा डेवलपिंग है क्या? आर द रोड्स इन द योर विसिनिटी इन अ गुड कंडीशन, क्या आपके आसपास रोड्स अच्छे कंडीशन में? हैज द ट्रैफिक इंप्रूव, क्या ट्रैफिक इम्प्रूव हुआ है? यानी कि ट्रैफिक इम्प्रूव यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है अगर, तो वो कंडीशन बुरी मानी जाती है। सो हालांकि पॉपुलेशन, अब अभी की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा सभी के पास कार्स बाइक्स ये सब है, और उससे इम्पोर्टेंट बेसिक सिविल रूल्स फॉलो नहीं करते हम, सिग्नल फॉलो नहीं करते हम, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से और कंजेस्टेड ट्रैफिक हो जाता है। तो ये सारा कंडीशन अच्छा है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नेशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है या क्या नहीं आया है। Have the cities improved? Have the communication systems become more efficient? Has the defense machinery on the of the country given priority to upgradation and modernization of defense systems? Are the citizens in position to avail of their rights in proper manner? If answers to such questions are affirmative, affirmative यानी positive, then we can assert that transformation is happening. अगर इन सवालों का जवाब पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है, तब जाके हम कहेंगे कि नेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। So let us understand the transformation in various fields that happened in our country. So again, I would like to say, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पढ़ते वक्त शायद कि यार ये सब हालत तो कितनी बेकार है आज की तारीख में। तो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड कि जो स्टेटस थी हमारी, जो हालत थी हमारी पहले, उसके मुकाबले हमने जो तब हासिल किया विद द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी हमने अचीव किया, तो वो सब इम्प्रूवमेंट के तरफ ही किया हमने, डेवलपमेंट के तरफ ही हम बढ़े। इसीलिए आज हम ऑलमोस्ट थर्ड इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सो हम पहले जो थे उसके मुकाबले हम बेटर ही हुए हैं। हालांकि ओके, अभी मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पोल्यूशन, एंड ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमारा जो उससे पहले भी जो हाल था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस हिसाब से तो हमने टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस किया है। तो इस चैप्टर में तो हम उस एरा की बातें करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट गेट इनटू द होल आर्ग्यूमेंट कि यार ये सारे सवाल तो अगर अभी हम देखें तो कोई भी अफर्मेटिव नहीं होगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, तो पहला सवाल ही किया था कि क्या कंट्री साइड डेवलप्ड है या नहीं, रोड्स है या नहीं। तो रूरल डेवलपमेंट प्लान्स अलग अलग कौन से, अलग अलग पॉलिसीज थी, कौन सी योजनाएं थी गवर्नमेंट की, जिससे उन्होंने
कंट्री साइड डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए और वो अभी भी चलते हैं। Several plans for rural development have been implemented so that the rural sector should not get neglected and balance between rural and urban development be maintained। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स बने गए। तो आप सोच रहे होंगे कि रूरल डेवलपमेंट प्लान्स ही क्यों देख रहे, अर्बन डेवलपमेंट क्यों नहीं देख रहे। सो अंडरस्टैंड, अर्बन डेवलपमेंट अपने आप होते ही रहता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग, बट रूरल जो एक बिछड़ा हो जाता है, गांव खेड़ा अलग ही हो जाता है और उसके ऊपर फोकस नहीं रहता है। तो स्पेसिफिक हमें ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा ना हो और हम रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। सो दैट इज वाई स्पेसिफिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं और वो नेग्लेक्ट ना हो जाए। दैट इज वाई the plans that have been implemented in the present are most augmentation of plans that were already operational। तो आज की तारीख में कुछ प्लान्स वो है जो पहले से ही हमारे पास वो कहीं ना कहीं योजनाएं पॉलिसीज बनी हुई थी, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन, बेटर वर्जन, वो सब प्लान्स आज हम आज की तारीख में मौजूद है। समटाइम्स अर्लियर प्लान्स वेर मर्ज इनटू न्यू वंस, और कभी कभार तो कुछ ओल्ड प्लान्स को एक साथ मर्ज करके एक न्यू प्लान बना है। तो वो सब हम देखेंगे कैसे कौन से मर्ज हो गए, कौन से एकदम ही न्यू हो गए, वो देखेंगे। टू क्रिएट employment opportunities for an increasing population is a major challenge for the government. We shall review the measures taken by government in this respect। तो सबसे पहला गवर्नमेंट के सामने अगर कोई प्रॉब्लम था वो था कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे करे, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाए। सो उसके रिगार्डिंग कौन से योजनाएं थी वो कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो बहुत ही कॉमन नेम, आपने शायद सुना होगा ऑलरेडी या मे बी नॉट। जो भी हो, प्लीज रिसर्च ऑन इट ऑन योर ओन ऑल्सो। इसके बारे में और जानने की कोशिश करें। यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सो पीएम रोजगार, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, जॉब। सो to create job opportunities for educated youth, the Ministry of Commerce and Industry of the Government of India started a plan on 2nd October 1993। This plan was meant for creating opportunities for job and private enterprise। So 1993 में ये लॉन्च किया गया था योजना, और गांधी जयंती के दिन पे। एंड इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करने का इन्होंने क्रिएट करने का ट्राई किया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रोजगार हमी योजना वे स्टार्टेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। सो दो योजनाएं स्टार्ट हुई थी, रोजगार हमी योजना, तो ये दोनों योजनाएं स्टार्ट हुई थी महात्मा गांधी एनिवर्सरी पर। रोजगार हमी योजना वाज टू अश्योर डेली वेजेस टू द अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ये मार्क कर लो कि रोजगार हमी योजना का एक मेन उसका रूल क्या था, क्राइटेरिया क्या था, क्या करना था उसके अंदर पॉलिसी में, कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है जो कि हमेशा वर्किंग नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सीजनल वर्क। सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो अनएम्प्लॉयड है फॉर सम और दी अदर रीजन, उनके लिए ये योजना बनी थी। और इस योजना के तहत उनको डेली वेजेस प्रोवाइड किए जाए, डेली कुछ ना कुछ पैसा दिया जाए या काम देकर पैसा दिया जाए। ये करने में ये योजना किया गया था। There are days when employment of any kind is not available to the agricultural laborers. The objective of this plan was to provide a wage earning opportunity who were in search of it। So वही बात मैंने आपको बोली कि एग्रीकल्चर इज अ वेरी सीजनल जॉब। तो कुछ वर्कर्स है जिनको, लेबरर्स है जिनको काम ही नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं क्योंकि घर पे खाना ले जाना है, क्योंकि वो डेली वेजेस वाले लोग हैं, डेली कमाना पड़ता है उनको, डेली कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है उनको। तो वैसे लोगों के लिए ये योजना बनी थी जहां पर देवर, इसलिए बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि हु वेर इन द सर्च ऑफ इट। तो जो काम ढूंढने जाते थे और ये योजना के तहत उनको काम दिया जाता था और उनको वेजेस मिलते थे। Initially, this plan was launched in 256 districts in India. So total 257, sorry, not 256, 257 districts in India में launch किया गया था ये plan. A goal was set to provide work to two young laborers in each family below poverty line। तो अब कैसे शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे, कैसे काम मिलेगा। तो पहले तो टोटल 257 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के, इंडिया में जितने हैं वहां पर ये लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग इनिशियली। और आपके घर में वो पहले तो पुअर्टी लाइन के नीचे वाले लोग देखे जाएंगे,
पुअर्टी लाइन के नीचे वाली फैमिलीज को पकड़ा जाएगा। उसमें आपके यहाँ पे दो यंग लेबरर्स जो होंगे उनको ये इस योजना से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। इन 2001 दिस प्लान वाज मर्ज्ड इन ग्रामीण रोजगार योजना। तो बाद में 2001 में ये मर्ज हो गया ये प्लान विद ग्रामीण रोजगार योजना। In 1988, with a view to provide support to farmers in difficult times, किसान क्रेडिट कार्ड प्लान was started। अब एक वो बता रहे कि एक और चीज उन्होंने क्या स्टार्ट की थी। सो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी फार्मर्स के लिए भी क्रेडिट कार्ड, ताकि वो चीज उनके पास अभी पैसा नहीं है कुछ चीज खरीदने को, लेकिन जब वो पूरा अपना प्रोड्यूस बेचेंगे मार्केट में या कोई थर्ड पर्सन को वाया थर्ड पार्टी, तब उनके पास पैसे आएंगे। लेकिन अभी तो पैसे चाहिए कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए, तो कहाँ से लेंगे वो लोग। तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्लान्स लॉन्च किया गया था 1998 में। इट वाज आल्सो इंटेंडेड टू हेल्प फार्मर टू अवेल फंड्स फॉर एसेंशियल इक्विपमेंट्स एंड सीड्स फॉर कल्टीवेशन। लेटर एन इंश्योरेंस फैसिलिटी वाज आल्सो ऑफर्ड टू फार्मर्स हु वेर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। और जिन्होंने भी किसान क्रेडिट कार्ड लिया था उनको बाद में जाके इंश्योरेंस फैसिलिटी भी दी गई। सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोजगार योजना। सो नेक्स्ट योजना है द दिस प्लान वाज launched in 1999। This plan was started by merging various plans together, namely एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना, the self employment training programs for rural youth। तो एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना which is the self employment training program for rural youth। तो रूरल में जो यूथ है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये लोग चलाते थे, एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना वाले। फॉर एंड प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट टू रूरल आर्टिसन, ये सब अलग अलग काम करते थे। गंगा कल्याण योजना एंड प्लान टू डिग 10 लाख वेल्स एक्सेट्रा, ये एक गंगा कल्याण योजना भी उन्होंने किया था जिसमें वो लोग ने 10 लाख वेल्स खुदवाए थे ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज मिले हर जगह पर। इन 2005 एंड 6 देयर वर 12 लाख 7,000 बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना। तो बाय 2005 एंड 6 ये जो पांच छह योजना मिक्स करके इन्होंने एक सुवर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना जो बना दी थी, इसके टोटल बेनिफिशियर्स 12,07,000 थे। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। In 1999, a new plan was implemented with an intention to provide adequate employment for the unemployed men and women। एक और unemployed men और women के लिए एक योजना बनी थी जिसका नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। In 2001, it was merged in a plan known as संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी 2 साल में दूसरे एक योजना के साथ मर्ज करके चेंज हो गया था। सो अभी वो क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सो लेट्स रीड दैट। दिस प्लान वाज लॉन्च्ड बाय मर्जिंग टुगेदर रोजगार आश्वासन योजना एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ऊपर हमने एक पढ़ लिया ऑलरेडी कि जवाहर ग्राम समृद्धि को मर्ज कर दिया गया था। तो मर्ज किसके साथ किया गया, तो दूसरा एक था रोजगार आश्वासन योजना, यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट पक्का गारंटी, आश्वासन यानी कि गारंटी, गारंटी मिलेगा। तो रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मर्ज करके 2001 में बन गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी पूरा, संपूर्ण यानी पूरा, ओवरऑल। दिस प्लान made provisions for creating opportunities in rural areas for earning wages to provide food grains in exchange of work etc। तो अलग अलग तरीके से वो लोगों को वेजेस या तो पहुंचाते थे या तो काम के बदले में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे। इन 2004 the scheme of giving food grains in exchange of work was started in 150 districts in the country which were economically most backward। तो पूरे कंट्री में इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड जितनी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती उसमें से 150 डिस्ट्रिक्ट्स को पहले ये प्लान स्टार्ट किया गया था। Measures like water conservation, development of agricultural lands were given priority to overcome situations of famine। और famine जैसी conditions जहाँ पे होती थी वहां पर water conservation और बेटर एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के तरीके वहां पर किए जाते। इन 2006 दिस स्कीम वाज मर्ज्ड इन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना। तो अब प्लीज अंडरस्टैंड, और इसका एक तरह से चाहिए तो एक ट्री डायग्राम जैसा ही कुछ बना दीजिएगा सिंपल सा आप, कि
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मर्ज करके संपूर्ण ग्रामीण बनी थी, और उसी को बाद में उन्होंने फिर से मर्ज करके एक और योजना के साथ मर्ज करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के साथ मर्ज कर दिया था। सो उसके बारे में अब दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस स्कीम ऑन नेशनल लेवल, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही था और लिमिटेड जगह पर ही था, तो अब ये नेशनल लेवल, पूरे नेशन लेवल पे इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया, इसलिए उसका नाम राष्ट्रीय बन गया, नेशनल। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट स्मॉल डिफरेंस है थोड़ा सा, इट मींस जस्ट हायर लेवल पे चले गए लोग। सो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, the government of India launched the scheme on national level to eradicate economic disparity, poverty, starvation, and unemployment in rural India. Each family in rural areas were given assurance of at least 100 days of work. तो हर एक फैमिली को ये अश्योरेंस दिया गया था रूरल एरियाज में 100 दिन तक का काम तो पक्का उन्हें मिलेगा, टिल 2008, अगेन 2 साल, प्लीज मार्क दिस वेरी क्लियरली, कितने कितने साल क्या चल रहा है। 2008 तक दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 350 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, टोटल 350 डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना स्टार्ट की गई। Agriculture and livestock. Along with nation's transformation, agricultural sector is also getting transformed. According to 2011 census, 54% of total population in India is engaged in agriculture and agro-related sector. तो ये हम कहीं ना कहीं जानते ही है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर, एग्रेरियन फील्ड पे हम बिलोंग करते हैं। तो 54% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2011 was engaged in agriculture or something related to agriculture. The Swasthya Card Yojana, Mrida Swasthya Card Yojana aims at increasing the soil fertility and agriculture production. So, स्वास्थ्य word ही healthy word का मीनिंग स्वास्थ्य होता है। सो मृदा स्वास्थ्य यानी कि सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि इतनी सॉइल अच्छी रखना, हेल्दी सॉइल रखना, ये एक योजना स्टार्ट की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से यील्ड निकले। प्रधानमंत्री कृषि, कृषि मीन्स फार्मर होता है, कृषि सिंचाई योजना envisaged is for giving priority adequate water supply and for agriculture and irrigation facilities at large scale. So इन्होंने एक अगेन एक योजना स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, या सिंचाई करना बोलते हैं, इरिगेशन एंड सिंचाई करना बोलते से। तो कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज को एग्रीकल्चर में ठीक करने के लिए और बेटर करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। कृषि विकास योजना एम्स एट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। तो अगेन एक और योजना का नाम आ गया कृषि विकास योजना, इसको भी प्लीज मार्क करते जाओ, अलग अलग योजना के जो नाम आ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे फोकस करता है, यानी नॉट यूजिंग fertilizers, not using chemical fertilizers, using natural organic fertilizers and whatever the stuff it is, and increase in the farmers income. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So crops would have been damaged by natural calamities, or कोई insects का हमला उस पे हो गया, या some or the other reason, तो बीमा यानी इंश्योरेंस करा लो। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा लिया ताकि जो फार्मर्स को कोई दिक्कत आ गई बिकॉज एनी एनी ऑफ द रीजंस की वजह से अगर उनका क्रॉप्स डैमेज हो गया तो वो वहां से फायदा उठा सके। इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द फार्मर, मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द फील्ड्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, रिसर्च, एजुकेशन. Focus on developing agriculture, cooperative establishments, farmer welfare are the three main themes of development program. तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तीन ये मेन इनके थीम्स क्या थे? एग्रीकल्चर को डेवलप करो, कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश करो, जैसे कि अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू ऑफ कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स, जिसके थ्रू उन्होंने इतना बड़ा आज एक कंपनी है हमारा अमूल मिल्क जो पूरा इंडिया में है, वैसे कोऑपरेटिव्स और एस्टैब्लिश की जाए एंड फार्मर वेलफेयर किया जाए, ये मेन टारगेट थीम होता था किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। इन 2001 national policy for farmers was adopted.
Gradually, the results of all the programs implemented for the agriculture sector are becoming apparent. If there is a crop failure because of things like natural calamities, pesticides, epidemics, adverse climate, etc., the farmer gets compensated through the insurance scheme. तो just मैंने आपको यही बात बताई, वही बात इन्होंने लिख दी है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ये फायदा है कि किसी भी रीजन की वजह से आपका क्रॉप अगर डैमेज हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो फार्मर्स को कंपेंसेट किया जाता था या है कंपेंसेट किया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस आर सपोर्टेड थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर। तो ये एक संस्था है जो एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करती है और बेटर क्वालिटी सीड्स, बेटर वे ऑफ एग्रीकल्चर, बेटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सारी चीज को प्रमोट करती है, फार्मर्स को एजुकेट करती है, ये सब इनका काम है। Agriculture exhibitions are organized with the objective of introducing the farmers to latest technology. Agriculture exhibitions भी होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। सो वहां पर लेटेस्ट बेटर टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स और भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं कि जिससे सॉइल खुदा जाए, लैंड खोदी जाए, सीड्स इजीली डिस्पर्स किए जाए, ये सब चीजें वहां पर एग्जिबिट होते हैं। और फार्मर्स उसमें आते हैं, फार्मर्स यूनियन वहां पे आते हैं और वो परचेज करते हैं बल्क में, मिलके खरीदते हैं, एंड उससे फायदा उठा। न्यू एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, ये सारी चीजें एग्जिबिट की जाती। इंडिजिनस सीड्स एंड इंडिजिनस ब्रीड ऑफ द कैटल इज गिवन प्रायोरिटी। आपके लोकल सीड्स और लोकल ब्रीड ऑफ कैटल जो है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, वो भी वहाँ पे शोकेस होते हैं, गुड ब्रीड्स ऑफ काउ, बफेलोज एंड ये सारी चीज। रिसर्च प्रोग्राम्स ऑन गोट वेयर कंडक्टेड ऑन पैन इंडियन लेवल। सो पूरे देश भर के लिए, पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया में, गोट के ऊपर रिसर्च करके इन्होंने एक प्रोग्राम किया था। गोट कीपिंग, शेली पालन is encouraged as an occupation for enhancing the life standard of tribal people। तो ट्राइबल पीपल जो कि चराहे थे सारे के सारे, वो गोट का पूरा, गोट शेपर्ड्स थे सारे के सारे, उन्हीं पे, उसी से उनका पूरा चलता था, जो भी उनका खाना पीना था। तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली ये रिसर्च प्रोग्राम्स हेल्प में आते थे। It has largely become their principal source of livelihood. In rural areas, poultry farming of indigenous variety of was encouraged. तो और poultry farming को भी बहुत ज्यादा encourage किया जाता था। Thus, India is making significant progress in the fields of animal husbandry, dairy and milk production, fisheries, livestock, poultry, meat, wool production. Ours is a leading country in milk production. तो हम leading country है milk production में। The National Livestock Mission was established in 2014-15, and since then there is a rapid growth in the livestock sector. तो livestock again इसमें सारा चीज आ जाता है, जितने भी कैटल्स और ये सारी चीजें। सो उसमें भी हमने लाइवस्टॉक मिशन करके हमने स्टार्ट किया था 2014-15 में, जिससे हमने ग्रोथ, इस चीज में ग्रोथ किया हुआ। दिस मिशन प्रोवाइड्स अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि हम चारा जो है, फॉडर जो वो खाते हैं, उसका लोन उनको मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग द कैटल कीपर्स एंड रिजॉल्विंग देयर डिफिकल्टीज, जितने लोग पालते हैं उनके लिए, उनको कोई क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको कुछ रिजॉल्व करना। इन 1919 to 20 द फर्स्ट लाइवस्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड। पहली बार जो एक सेंसस कंडक्ट किया था। सेंसस यानी एक सर्वे होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने फार्मर्स है एक पर्टिकुलर विलेज में, कितने लोग उसमें से लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक पालते हैं, कितने कितने कैटल्स पालते हैं, ये सारी चीज कलेक्ट करना डेटा, इसको हम सेंसस कहते हैं। सिंस देन, तो पहला लाइफ स्टॉक सेंसस कब हुआ था? 1919 to 20 में हुआ था। सिंस देन इट इज बीइंग डन रेगुलरली, तब से रेगुलरली वो करते ही रहते सेंसस हम। 2012 लाइफ स्टॉक सेंसस वाज 19th इन द सीरीज, और 2012 का सेंसस जो था वो 19वां सेंसस था वैसा। चाइना रैंक्स द फर्स्ट इन द फिश प्रोडक्शन वाइल इंडिया रैंक्स सेकंड। चाइना फर्स्ट है इन फिश प्रोडक्शन, फिशरीज में चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड नंबर। Fishing has been an important occupation in India, which is now supplemented with fish farming, जिसे pisciculture भी कहा जाता है। This sector is growing rapidly, और ये और ग्रो होते जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि सड़क नाम से ही पता पड़ जाएगा कि रोड्स डेवलपमेंट की बात चल रही है, एंड ग्राम मीन्स अगेन विलेज टू विलेज की बात ज्यादा चल रही है, रूरल
इंडिया की ज्यादा बात चल रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग रोड इन द गुड कंडीशन इन द इंटीरियर एरियाज स्टार्टेड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन 2000। सो 2000 में ये योजना स्टार्ट की गई थी ताकि छोटे से छोटा गांव कनेक्टेड हो जाए विथ रोड्स, एंड जिससे ट्रांसपोर्टेशन रहे और गुड्स एंड कैटल ये सब कुछ ट्रैवल कर सके एंड इजी रहे सभी को। इनिशियली द वर्क ऑफ बिल्डिंग रोड्स बिगेन बाय लिंकिंग द विलेजेस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ अप टू 1000। सो कैसे पहले स्टार्ट कहां से, अगर इतना बड़ा देश है तो इनिशियली इन्होंने देखा कि जिस गांव का 1000 लोग जहां पर है स्ट्रेंथ, उस उस गांव को पकड़ो और उस गांव टू गांव लिंकेज स्टार्ट करो। In 2001, this program was merged in प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें ये मर्ज हो गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मर्ज हो गई। The roads measuring about 75,000 kilometers were completed till 2005। 2005 तक इन्होंने टोटल 75,000 किलोमीटर जितने रोड्स बना दिए थे। The purpose of this work was to extend the benefits of country's economic growth to people living in rural areas and to bring transformation in their lives। तो सिंपल सी बात है, कनेक्टिविटी रहे, जो लोग हम पूरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें रूरल लोग भी शामिल हो जाए। सो ये पूरा इसका बेनिफिट और उसका मकसद। इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग एमिनिटीज ऑफ गुड हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्वेलिंग्स, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर कनेक्टिविटी होगी रोड्स की तो ऑटोमेटिकली वहां पे नो हॉस्पिटल्स ओपन हो जाएंगे धीरे धीरे, गुड हेल्थ आसपास वो जा पाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव जा पाएंगे अगर डॉक्टर कहीं है, एजुकेशन सर्विसेज में फर्क आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें बेटर करने के लिए इन्होंने इस पूरी योजना को मर्ज करके बना दिया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स। तो हमने देख लिए पहले सारे जितने भी अब तक थे रूरल डेवलपमेंट प्लान्स थे, अब हम देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स। सो JNNURM, जुनुर्म, जुनुर्ब, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होगा या कुछ और होगा, बट दैट्स जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2005। 2005 में ये लॉन्च किया गया था। द मिशन इज फॉर मैसिव मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज थ्रू मॉडिफिकेशन इन रोड बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये सारी चीजें इस प्लान में की करने का हमारा मेन गोल था। एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एटसेट्रा। सो ये सारी चीजें इस योजना में कवर की गई। द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तो आई होप ये आपको ऑलरेडी पता है, ज्योग्राफी के हम 10th के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इसके बारे में बात कर चुके। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हमारे 4 अलग अलग डायरेक्शन में सिटीज को जोड़ने वाला एक कॉमन हाईवे रोड है। सो दैट्स गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जिसे सुवर्ण, सुवर्ण मीन्स गोल्ड होता है, स्वर्ण। सो सुवर्ण चचकोन, चचकोन क्वाड्रिलैटरल को चचकोन कहा जाता है योजना। इन 1998 Government of India announced a program for creating national highway network to join the 4 megacities Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata। So Delhi center, Mumbai एक तरफ आ गया टुवर्ड्स वेस्ट, चेन्नई साउथ एंड कोलकाता टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। सो अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट एम्ड एट tasks like developing 2 highways about 7,300 kilometers in length linking all the 4 quarters of the country। तो इन्होंने ये 4, मैंने जैसे आपको बताया 4 सिटीज को, 4 जो अलग अलग डायरेक्शन में है उस सिटीज को जोड़ा हुआ है। टू प्रोवाइड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन टू इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज इन द कंट्री। इससे ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हो गए, इसलिए यहां से वहां जो गुड्स ट्रांसफर करना है बहुत फास्ट हो सके। सो ये इसलिए ये किया गया था प्रोग्राम। द प्रोग्राम progressed rapidly by completing 1/4 of the total length of the highway till 2008। और ये बहुत फास्ट प्रोग्रेस इसने लिया था और बाय 2008 1/4 काम हो भी चुका था। आज की तारीख में ये पूरा बन चुका है एंड लोग ट्रैवल करते हैं इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। इनफैक्ट टूर्स होते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टूर भी माने जाती है, जिसमें लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इस सिटीज पे टूर करते हैं। Metro railway, the Delhi Metro Railway was flagged off
इन 2002 में दिल्ली मेट्रो स्टार्ट की गई थी। मेट्रो रेलवे रनिंग अबाउ एंड अंडरग्राउंड हैज इंट्रोड्यूस अ मेजर चेंज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया। इट फैसिलिटेट स्पीडी एंड स्मूथ ट्रांजिट। आज की तारीख में आप इसमें मुंबई का एग्जांपल भी लिख सकते हो। मुंबई में भी अब मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि लोकल ट्रेन तो मुंबई में पहले से थी, लेकिन मेट्रो इज अ डिफरेंट लिटिल डिफरेंट कंसेप्ट, जो इंटरनली सिटी को लिंक करती है एंड मोर बेटर एसी, फुल ऑन एसी, इस तरह से वो डील करती है। सो मुंबई मेट्रो भी आ चुकी है, तो आप उसका भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि ये भी चेंज आ चुका है आज की तारीख में एग्जाम्पल वाइज। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चेंज होते गया, क्या क्या डेवलप होते गया। सो पोस्टल डिपार्टमेंट, तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज की तारीख में तो हम भले व्हाट्सएप कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया व्हाट्सएप से, डिफरेंट एप्स है, स्काइप है, बहुत सारे ऐप है, इंस्टाग्राम है। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज हम अभी यूट्यूब के जरिए बात कर रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट से पहले की जो दुनिया है वहां की हम बात करें कि पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे लेटर्स के थ्रू लोग कम्युनिकेट करते थे, इंपॉर्टेंट चीजें, मनी मनी भी ट्रांसफर करते थे, मनी ऑर्डर भी उसे कहते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। In 1766, the British established the post office in India. Thus, the Indian Postal Department is more than 250 years old. तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे ये स्टार्ट किया था पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम, एंड इसीलिए इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट 250 इयर्स ओल्ड हो चुका है आज की तारीख में। द पोस्टल डिपार्टमेंट विच वंस ओनली डिलीवर्ड लेटर्स हैज अंडरगॉन टोटल रिफॉर्मेशन। तो एक टाइम पे जो सिर्फ लेटर्स डिलीवरी होती थी, आज बहुत चेंज आ चुका है इसके अंदर। पार्सल्स एकदम वन डे डिलीवरी वाले पार्सल्स, और क्या कुछ नहीं हम भेजते हैं, राखी हम भेजते हैं, और बहुत सारी चीजें हम भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टल सर्विसेज। एंड उसमें हम पैसे भी जमा करते हैं पोस्टल पोस्ट ऑफिस में। तो एक तरह से बैंक भी बन चुका है पूरा वो आज की तारीख में। इट एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। वही बात जस्ट आ गई कि बैंकिंग आज हम लोग उस पे पैसे जमा करते हैं, अच्छे वो लोग नॉर्मल बैंक से अलग रेट्स देते हैं लोगों को, तो बहुत लोग उसमें सेविंग्स करते हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स सच एज पोस्टल सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी गर्ल चाइल्ड के लिए, एंड सो ऑन। टू इम्प्रूव द सर्विसेज, इट ऑल 23,557 postal offices were brought under core banking solutions till 2018. So 2018 तक पूरा जितनी भी पोस्टल ऑफिसेज है 23,557 सभी को ये बैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया गया था, और वो एज अ बैंक ऑपरेट हो रही है आज की तारीख में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम वेर इंस्टॉल्ड एट मेनी ब्रांचेस। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया were made available to customers at postal offices. The postal department is also offering money transfer services to NRI. So ये सारी सर्विसेज भी अब इसमें आ चुकी है, ये भी आप कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट आ चुका था। स्पीड पोस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। द सर्विस ऑफ स्पीड पोस्ट चेंज द वेरी नेचर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विस। जो एक लेटर, बहुत सी मूवीज और पुराने सीरियल वगैरह में आपको देखने मिलेगा कि पर्सन पहले आ जाता था और खबर उसकी आने की खबर बाद में आती थी। तो ये एक कॉमिक कॉमेडी उसमें की जाती थी कि पोस्ट कितना टाइम लेता है लेटर पहुंचने में। लेकिन स्पीड पोस्ट जो आ गया था, जो कि तुरंत विद इन अ डे, विद इन लेस देन 24 आवर्स, क्विक डिलीवरी करा देता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। बहुत ही उसने चेंज कर दिया पूरा नेचर ऑफ पोस्टल सर्विस का। दिस सर्विस वाज स्टार्टेड इन 1986। 1986 में ये स्टार्ट किया गया था। मेनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सर्विस। मैंने एक दो बार स्पीड पोस्ट किया हुआ है when I was in Mumbai, back to my native place, Gujarat. So it's a very good, experience to do that. Many people take advantage of this service. Comments में बताइए क्या आपने कभी लेटर पोस्ट किया है या स्पीड पोस्ट यूज किया है, या आपके फादर ने, या anything, just put in comments. Many people take advantage of the service to the tune of more than 3 crores of letters and parcels being delivered every month. हर महीने करीब 3 करोड़
लेटर्स एंड पार्सल डिलीवरी होती है। द पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स अ मैसेज ऑफ सक्सेसफुल डिलीवरी ऑन द मोबाइल फोन ऑफ द सेंटर। आजकल तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका ट्रैक योर ऑर्डर, कहाँ पहुंचा, कहाँ पे पार्सल पहुंचा, डिलीवर हुआ नहीं हुआ। द पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स अ मैसेज सक्सेसफुली delivery on the mobile phone of the sender. The facility has made the speed post service more reliable. ज्यादा reliable हो चुका है अब ये। In addition, the postal department now offers courier services like delivery of passport, business parcels, cash on delivery, logistic post and air freights। ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी है। आप एक जगह से दूसरी जगह ये सारी चीजें आप भेज सकते हो। एंड जो ऑफिशियल चीजें है सारी, LIC से लेके पासपोर्ट तक आपका होम डिलीवरी ही होता है। वो लोग भी पोस्टल डिपार्टमेंट का ही पूरा यूज करते हैं ताकि वो एक बिजनेस कंटिन्यूड रहे। If anybody wanted to post letters or gift articles or on a larger scale, the tasks like putting the letters in envelopes or the packaging of the gift articles, the sender had to do them personally। तो पहले होता था कि हमें आपको कोई बड़ा सा कोई चीज भेजनी है तो वो गिफ्ट आर्टिकल उसको रैप करो और या एनवेलप का उसमें जुगाड़ करो, ये सब दिक्कतें होती थी। लेकिन अब इन्होंने एक्स्ट्रा थोड़े से सर्विस चार्ज लेकर ये सब वो खुद ही करते हैं, आपको फुल पैकिंग वगैरह करके वो पहुंचाते हैं, गिफ्ट रैप वगैरह करके। So now the post office offers the packaging service at extra charge. This has increased the business of postal department. There are 1,55,000 post offices which are offering services like paying various bills, sending festive greeting cards and similar objects. So Rakhi wala example इसमें आप लिख सकते हो। The postal department has started a very novel service since 2016 of delivering Ganga waters, Ganga Jal at personal address from Rishikesh and Gangotri। So ये ओके, ये मुझे भी नहीं पता था। सो एक अलग ही उन्होंने ये सर्विस, गॉडली सर्विस स्टार्ट की हुई है 2016 से, जिसमें ऋषिकेश और गंगोत्री के यहाँ से आपके पर्सनल घर पे गंगा जल का बॉटल वगैरह वो डिलीवरी कराए। Along with it, facilities like buying personalized postage stamps with personal photograph, buying newly issued postage stamps at philatelic centers, special schemes of philatelics are available at post shops opened at 80 post offices. So, philatelic क्या होता है? Basically, द स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, ये सब लोगों की एक एक्टिविटी में भी आता है, हॉबीज में भी आता है, और वो कुछ स्पेशल प्राइजेस पे मिलता है। सो ये सब चीजों में भी सर्विसेज मिलती है पोस्ट शॉप्स में। ये एक फोटो भी दिया है यहाँ पे, देखिए, रफी अहमद खिड़वाई नेशनल पोस्टल एकेडमी गाजियाबाद। तो ये इस तरह के स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स भी बिकते थे पहले। और आपको बोला है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ई डाकघर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, एंड नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, ये सब कुछ और योजना है, बहुत सारी योजना है, उसमें से ये कुछ योजना के ऊपर आपको थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करने कहा गया है। The postal department is also concerned with the requirements of philatelist। philately is valued hobby at international level। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक हॉबी में आता है कि आप एक स्पेशल तरह के स्टैम्प्स कलेक्शन कर रहे हो, उसके बारे में स्टडी रख रहे हो, और म्यूजियम्स वगैरह में भी आप उसको शोकेस कर सकते हो। सो ये एक इंटरनेशनल लेवल की हॉबी, फिलेटली। Special limited issues of artistic postage stamps are published by the Postal Department in the year from April 2017 to March 2018. The Postal Department published 50 issues of postage stamps based on various themes. It included the subject like Meghalaya caves, rare Indian birds, Ramayana, Mahabharat, Indian cuisine, winning designs of nests from a children's competition, heritage architectural wells, जैसे रानी की वाव, hand fan solar system, Indian headgears, centenary of the Champarnya Satyagraha, etc. The postage stamps of Ramayana were distributed in 40 countries through the Indian embassies. So 2017 से 2018 के बीच, अप्रैल से मार्च के बीच में, पोस्टल डिपार्टमेंट ने 50 अलग अलग पोस्टेज स्टैम्प्स को अलग अलग थीम्स पे उन्होंने रिलीज किया था, जिसमें से बहुत सारे थीम्स यहाँ पे मेंशन्ड है। कुछ ये फोटोज भी आप देख सकते हो। अगर आपको पता होगा तो जब प्रधानमंत्री कोई कंट्री विजिट भी करते हैं तो कई बार उस स्पेशल तरह के इंडियन मेड ये
पोस्टेज स्टैम्प्स को लेके जाते हैं और उनको एज अ गिफ्ट, एज अ एक एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव फ्रॉम आवर कंट्री, वो ऐसे प्रोवाइड करते हैं. सो ये सारे पोस्टेज स्टैम्प्स उसमें यूज होते हैं. The postage stamps were distributed 40 कंट्रीज. रामायण वाले पोस्टेज स्टैम्प तो 40 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. इंडियन एम्बेसीज ने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे. इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है? एन एग्जांपल इज साइटेड हियर टू हैव अ ग्लांस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. So let's understand disinvestment क्या होता है. The government of India established a separate Ministry of Disinvestment to take care of the disinvestment policies. So simple भाषा में हम चाहते थे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट क्यों आई और उसकी एक अलग से मिनिस्ट्री क्यों बन गई? तो रिमेंबर हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे. तो जो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था हर जगह, बहुत हर क्षेत्र में जो था, हर सेक्टर्स में था, तो वो कहीं कहीं सेक्टर्स में कम करना है. सो इन्वेस्टमेंट हटाना है, डिस इन्वेस्टमेंट करना है. तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट. द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, कंटिन्यूसली, ग्रेजुअल विड्रॉल, निकाल देना, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट्स इन द पब्लिक सेक्टर्स इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. The government is focusing on reducing its investment in the sectors like mining, petroleum refineries, roads and highways, port trust, telecommunication. Foreign investments in these sectors are now permitted. तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से और कुछ ये जो सेक्टर्स के नाम यहाँ पे दिए वहां से धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट हटा दिया और वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया. द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको साथ ही पॉपुलरली नोन एज Khwaja, boosted the confidence of Indian companies. Some of them established themselves in global markets by acquiring foreign companies in steel, pharmaceuticals, tea production, and also automobile sectors. Tata is the best example for this. In 2016, Ministry of Disinvestment was renamed as Department of Investment एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम. तो इसको बाद में रीनेम कर दिया गया था और इसका नाम दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया था 2016. सो दैट वाज दैट. ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में अगेन पॉलिटिकल चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत बार और हिस्ट्री के भी एक दो चैप्टर में देख चुके हैं. अगेन शॉर्ट, छोटा सा ब्रिक्स. This organization was established in 2006. Its name is formally by adopting the first letters of the names of participant country. तो हम ये जानते ही है, BRICS is a acronym for the countries of whoever is participating in that. That is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. South Africa बाद में join होता है. This organization was established with an aim of enhancing trade among these countries. तो इन countries के बीच में trade अच्छे से चले उसके लिए ये organization बनी थी, ये भी हम जानते हैं. The 11th conference of BRICS was organized in Brazil in 2019. The theme of this conference was economic growth for the innovative future. एक हर कॉन्फ्रेंस जब भी होता है तो एक कोई भी एक थीम लेके चलते वो लोग. तो इस पर्टिकुलर 2019 वाले कॉन्फ्रेंस का थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर. Subjects like technological cooperation, technology and innovation, digital economy, international crime, financial scams were discussed. तो टाइटल के हिसाब से, थीम के हिसाब से यहाँ पर ये सारे डिस्कशन हुए थे टेक्नोलॉजी वाइज, और जो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह के इंटरनेशनल स्कैम्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं, क्राइम होता है, उसके बारे में ये सब डिस्कशन यहाँ पर किया गया था. और आप जान सकते हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर साइट पे जाकर brics.org.pib.nic.in. नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओनली फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ सिग्निफिकेंस आर मेंशन्ड इन दिस पार्ट. तो यहाँ पर हम, हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही कम लिमिटेड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि साइंस टेक्नोलॉजी वाइज क्या चेंजेस आया था. A supercomputer named Param 8000 was created with the help of CDAC. CDAC का full form is Center of Development of Advanced Computing. CDAC पुणे में है ये, by the way. बहुत लोग CDAC कोर्स करते हैं, बाकायदा इंजीनियरिंग के लिए ये सब पढ़ते हैं आगे वो. In 1998, an advanced version of Param 8000. So supercomputer का नाम Param. Param means prime. Param first 8000, Param 8000 was made और बाद में ये Param 10,000
एडवांस और बेटर वर्जन किया गया था. इट्स मैथमेटिकल पोटेंशियल वाज इनॉर्मस बिकॉज ऑफ विच इंडिया एंटर्ड द ग्लोबल कंप्यूटर मार्केट. तो इसका तो मैथमेटिकल पोटेंशियल बहुत ही लार्ज, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बढ़िया था, जिससे इंडिया भी ग्लोबल कंप्यूटर वर्ल्ड में शामिल. India won its place among the leading countries with high technological know-how of computer making. और हम भी कंप्यूटर मेकिंग में हमारा अच्छा खासा बोलबाला हो गया. In 1999, a project of creating a still further version of Param 10,000 was undertaken. This computer was named as Param Padma. Param Padma supercomputer was dedicated to the nation in 2003. और 1999 में हमने और बेटर वर्जन इसका क्रिएट करने का स्टार्ट किया, और बाय 2003 हमने पद्मा सुपर कंप्यूटर लाइक हासिल कर दिया था, लॉन्च कर दिया था. The Indian software industry was benefited because of the policy of liberalization. बहुत ही important फायदा हुआ था because of liberalization to the software industry. The central government's favorable policy for software industry, foresightedness of Indian entrepreneurs, the nationwide spread of computer and information technology, computer engineers who are also proficient in use of English language resulted in tremendous increase in Indian export of software. It's increased from 3.2% to more than 25% after 2005. तो पहले, अगर लिबरलाइजेशन के पहले की बात करें तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सिर्फ 3.2% था, लेकिन आफ्टर 2005 हमारा 25% तक का एक्सपोर्ट होता था सॉफ्टवेयर, इंडियन मेड सॉफ्टवेयर. आज भी अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड में, टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोटेक और बहुत सारी आईटी कंपनीज है हमारे यहाँ पे. बैंगलोर इज द आईटी हब, पुणे इज द आईटी हब. सो ये सारे हम यहाँ से बाहर की कंपनीज को, फॉरेन नेशंस को हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. सो ये सारा चीज बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन बहुत ही बेटर. इन्फोसिस भी एक एग्जांपल याद आया मुझे. इन्फोसिस In 1995, इंटरनेट सर्विसेज began in Indian metropolises. हमारे यहाँ पे 1995 में इंटरनेट सर्विसेज आ चुके थे. In 2004, टाटा कंसल्टेंसी, तो यही टीसीएस की बात कर रहा था मैं, आ गया वो. टाटा कंसल्टेंसी was the biggest firm in Asia providing software services. पुणे बेंगलुरु became the information technology hub, IT hub बन चुके हैं ये. The population in India using internet service rapidly increasing. Indian IT engineers are in great demand all over the world. और इंडियन इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा डिमांड ओवरऑल. आज भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी रिलेटेड कुछ भी करेंगे, आप बहुत ज्यादा आप बाहर कमा सकते हो, बहुत बेटर आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो. इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंडिया टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 2 times एट पोखरन इन राजस्थान. तो इसके ऊपर तो बाकायदा मूवी ही बन चुकी है जिसमें हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी पोखरन में, राजस्थान में. एंड न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेंथ भी हमने हासिल कर ली. द इंडियन सैटेलाइट ओशन सैट 1 लॉन्च्ड and entered the orbit in 1999 to collect oceanographic information about the oceans and seacoast. In 2000, Bharat Sanchar Nigam (BSNL) was established to provide services like cellular phones, internet and broadband. तो हर जगह पहले एक ही फोन होता था, एक ही तरह का सर्विस होता था, BSNL. So 2000 में ये लॉन्च हुआ था. 2007, India entered a new field of space research. It commercially launched the Italian satellite. हमने दूसरों के लिए अब स्पेस मिशंस करने स्टार्ट कर दिए. एंड इटालियन कंट्री को हमने इटालियन सैटेलाइट, उनकी सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प किया था. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सैटेलाइट इटली की थी, लेकिन लॉन्च व्हीकल रॉकेट हमारा था, इंडियन मेड था. Other nations had submitted tenders quoting very high rates. बहुत लोग ने अपना कोटेशन दिया था कि हम लोग आपको लॉन्च करके देंगे, बट इंडिया का सबसे चीपेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें हमें तो फायदा ही हुआ, बिकॉज इंडियन रुपी वाइज हमने बहुत ही चीप वे में उसको डेवलप किया. However, India got the contract by quoting reasonable rates. Nevertheless, India earned considerable profit through the Indian contract. Before entering this field on commercial basis, India had already successfully launched satellites of Argentina, Belgium, South Korea, Indonesia, Germany. So
ये तो हमने कमर्शियली अपने आप को लॉन्च किया था और तब इटली सैटेलाइट भेजा था, बट उसके पहले 2007 के पहले हम ऑलरेडी अर्जेंटीना, बेल्जियम, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, इन कंट्रीज को हेल्प कर चुके थे उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने में। In 2008, India launched Chandrayaan-1, the first lunar probe. Through the information sent by Chandrayaan-1, India could collect evidence for the presence of water on the moon. तो ये हम जानते ही है, पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। चंद्रयान 1 ने डिक्लेयर किया था कि मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। आफ्टर दैट इंडिया ऑल्सो लॉन्च Chandrayaan-2, जिसका एंड मोमेंट पे मिशन फेल हो गया था, लेकिन अब तो हमने Chandrayaan-3, जो किसी ने नहीं किया, साउथ पोल पे जा चुके हैं हम, Chandrayaan-3 लॉन्च कर चुके हैं हम। तो इसके अंदर तो ये नहीं है, बुक पहले ही प्रिंट हो चुकी थी, बट यू कैन मेंशन दिस एग्जाम्पल। मंगलयान भी हम कर चुके हैं, मार्स मिशन भी हम कर चुके हैं। डिफेंस अफेयर्स, इन 1999 पाकिस्तान इंट्रूडेड कश्मीर। दिस इंट्रूजन स्टार्टेड अ वॉर। तो पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ चालू कर दी थी और उसकी वजह से वॉर हो गया था। दिस वॉर वाज फॉट इन द कारगिल द्रास एरिया इन लद्दाख, हेंस इट इज नोन एज कारगिल वॉर। तो कारगिल रीजन में हुआ था, इसलिए इसका नाम कारगिल वॉर है। अगेन इसके बारे में भी हम जानते ही है, कारगिल वॉर, बहुत सी मूवीज बन चुकी है इसके बारे में। बॉर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट मूवी जो कारगिल वॉर के ऊपर बनी है। इट वॉज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑपरेशन विजय बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इसने ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया था। बहुत ही सक्सेसफुल था और इंडिया इसमें जीत गई थी, पाकिस्तान की हार हुई। दिस वॉर अलर्टेड इंडियन अथॉरिटीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। इससे हमें ये एक तरह से हमें एक चौकन्ना, कॉशियस और अवेयरनेस आ गया कि हमें अपना मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सारी चीजें अप टू डेट लानी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड आर्म्स ट्रेनिंग एटसेट्रा वाज इंटेंसिफाइड। बहुत ही ज्यादा हमने उसको इंटेंसिफाई कर दिया। उसी में आता है ये सब जो हम अलग अलग वेपन्स का डील जो करते हैं अलग अलग देशों के साथ, ये इसी को दिमाग में लेके करते हैं कि वी शुड हैव द बेस्ट मॉडर्नाइज्ड वेपन इक्विपमेंट्स। In 2009, India successfully built a strategic strike nuclear submarine of Arihant class. This was the first nuclear submarine built in India. तो हमने एक फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जिसमें वो हमारे तरफ अगर कोई स्ट्राइक हुआ तो वो उसको मिसाइल्स को वो डिसआर्म कर देगा। Its first patrol round was completed with Russia's cooperation. Thus, India is the sixth country in the world to develop indigenous technology of building nuclear submarines. So, हम सिक्स्थ वैसी कंट्री बन गए जो खुद अपना न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन हमने बना ली, इंडिजिनस यानी अपना खुद का लोकल, किसी की हेल्प लिए बिना, किसी के यहाँ से टेक्नोलॉजी बोरो किए बिना। The Indian government had involved private Indian entrepreneurs to in this project. So बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो थे, एंटरप्रेन्योर्स जो थे, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, इसमें इन्वॉल्व किया था प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया का लोगो आप देख सकते हो, दैट इज अगेन अ बिग स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हैव एवरीथिंग मेड इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फसाइज्ड ऑन इंडिजिनस, इंडिजिनस यानी वही मेड, यहाँ पे, इसी धरती पे, यहाँ पर कंट्री के अंदर करो प्रोड्यूस, और बाहर उसको एक्सपोर्ट करो, बाहर से चीजें मत लाओ। So indigenous production by using indigenous technology, that is make in India, on recruiting women officers in military and also on combined exercise with militaries of other nations. तो ये सारी चीजें हम इस पे फोकस कराते हैं कि women को भी पार्टिसिपेशन दो in the military पोजिशंस एंड एक्सरसाइजेस। हम दूसरी नेशंस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते बहुत बार। There is a increasing focus on exchange of latest technology to fight terrorism, to augment our own competencies and optimum use of modern technology for ending terrorism. तो ये हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का चाहते हैं टेक्नोलॉजी, साथ में मिलकर टेररिज्म को फाइट करना चाहते हैं। ये सारी हमारी एक कॉमन गोल्स है। द एक्सरसाइज विद ओमान, सो ओमान के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी है, बकलोआ हिमाचल प्रदेश में। इन इट अपेरेंटली द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज, ये पॉलिसीज की वजह से ऐसा हम कर पाए। इन द एक्सरसाइज विद नेपाल, द thrust was on the critical tactics to fight with terrorism in the mountainous terrain. तो नेपाल के साथ हमारा जो हमने
एक एक्टिविटी की थी, मिलिट्री जॉइंट एक्टिविटी की थी। उसके अंदर हमारा क्रूशल ये था कि माउंटेनियस रीजन पे कैसे, कौन से टेक्टिक्स यूज किए जाए, कौन से तरीके अपनाए जाए टू फाइट टेररिज्म। They were combined exercise of Mongolian army and Jammu and Kashmir rifles. The exercise of Indian and American army together was done in America. The exercise with Sri Lankan army was organized in Pune. This practice session was meant for training the soldiers for fighting terrorism with semi-urban environment. तो जो पुणे में हुआ था उसके अंदर तो सेमी अर्बन एनवायरनमेंट को में कैसे टेररिस्ट से फाइट किया जाए ये सारी प्रैक्टिस की जा रही थी। Exercise with Russian military was organized in Russia. Similar exercise were organized with Bangladesh, England as well. तो अलग अलग नेशंस के साथ हम ये करते रहते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स, कि हाउ दे आर बेटर इन सम वे एंड हाउ वी कैन बी learning from them and how we are better in some ways and how they can learn from us। और एक चैलेंज आ जाता है कैसे टैकल करें ये सारी चीज। Such exercise are useful for both countries because of technological exchange, what happens on the occasion. Already मैंने आपको ये point अभी बताया। They help to know and practice new methods of resolving problems. Again, I discussed this point already. The process of modernization of arms gives impetus to the further research. और better technology और better modernization of arms का हमें एक boost मिलता है। To join the armed forces is one of the best careers of young people. There are about 8 sections in the Indian Army where women officers can join on short service commission. Women can join through Union Public Service Commission UPSC exams के through भी join हो सकती है। There are few reserve seats for women who have completed NCC training. So जो NCC National Cadet Corps एनसीसी जो कॉलेज लेवल पे होती है, स्कूल लेवल से स्टार्ट होती है, मार्च पास वगैरह, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपने अगर किया होगा, तो ये चीज में आप आगे जाके आर्मी में आपको रिजर्व प्लेस भी मिल सकती है, स्पेशली फॉर विमेन। यूथ रिलेटेड पॉलिसीज। अब यूथ रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज रही है। इंडिया इज अ कंट्री विथ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल। तो हमारा एक वो कंट्री है जो मैक्सिमम जो है यहाँ पर यूथ का, यंग पीपल का प्रोपोर्शन है, एज ग्रुप है। इंडिविजुअल्स इन एज ग्रुप 15 to 29 आर कंसिडर्ड यूथ। तो 15 to 29 एज ग्रुप यूथ माना जाता है। इसके मुताबिक आई एम नो मोर यूथ। The youth, if provided with opportunities of education and skill training, can contribute significantly in the development of India. अगर हम अपने यूथ को बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग दे तो हम डेवलपमेंट की तरफ हमेशा से आगे रहें। A number of centers of Nehru युवा केंद्र संगठन were established in 1972. So 1972 में जगह जगह पर नेहरू युवा, युवा मीन्स यूथ, केंद्र संगठन बनाए गए थे। These centers begin training youth, young people for various skills। अलग अलग skills वहां पे सिखाई जाती थी। The program run by the centers were eventually merged in National Youth Empowerment Program। और इसको आगे जाके एक न्यू प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया था जिसका नाम था National Youth Empowerment Program। This program put a thrust on the topics like literacy, education, health, hygiene, family welfare, preservation and conservation of environment, awareness of social issues, रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन सारी बातों को दिमाग में लेकर इन प्रोग्राम में अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। 12th Jan in the is the birth anniversary of Swami Vivekanand. It is observed as National Youth Day. So Swami Vivekanand हमारे आइडल हैं for the National Youth Day, और उनके जन्मदिन को हम National Youth Day मनाते हैं। Every year, National Youth Festival is celebrated in the month of Jan. This festival is organized by jointly by Government of India and one of the state governments. This festival is designed to provide a platform for the artistic talents of young इंडिविजुअल्स। सो जो पूरे देश में अलग अलग यंग इंडिविजुअल्स हैं जो आर्टिस्टिक फॉर्म में, आर्टिस्टिक वे में हमारे अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको इस फेस्टिवल में मौका मिलता है अपना टैलेंट बताने का और अपनी स्किल बताने। Youth Hostels Association of India has established youth hostels in various parts of the country। तो एक एसोसिएशन है जिसने पूरे देश भर में अलग अलग हॉस्टल्स बनाए ताकि यंग जनरेशन जो ट्रैवल करती है फॉर एजुकेशन और फॉर जस्ट फॉर ट्रैवल फन एडवेंचर्स, उनको प्रॉपर सेफ चीप हॉस्टल प्रोविजंस मिल सके। These hostels are managed collaboration by the government of India and respective state government। तो इसमें जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो है
और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर इसे चलाते हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन वर्क्स फॉर एनकरेजिंग द एडवेंचर स्किल अमॉन्ग यंग पीपल। तो खास करके एडवेंचर रिलेटेड, हाइकिंग, माउंटेन हाइकिंग, और स्नो प्लेस पे हाइकिंग करना, ये सबको वो बढ़ावा देता है, एडवेंचर स्किल्स को। There are 83 hostels in India which provide accommodation to young people at minimum rates. So बहुत ही बेसिक रेट्स पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। करीब 83 हॉस्टल्स है पूरे इंडिया में। The training programs are arranged by this association through Bharat Scouts and Guides, National Service Scheme and National Cadet Corps (NCC). National Cadet Corps जो ऊपर मैं बोल रहा था आपको, दैट इज एनसीसी। तो ये सारे अलग अलग एसोसिएशन है जिसके थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे होती है, और ये लोग एडवेंचर प्रोग्राम्स करते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी साइट है, मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी है http://rti.government.in। इन स्टैंड्स फॉर इंडिया। सो ये साइट पे आप जरूर जाइएगा और इसके ऊपर और थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया, इससे इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। बहुत सारी अगेन मूवीज एंड सीरीज में आपने देखा होगा इसका यूज होते हुए, जिसमें जर्नलिस्ट लोग को जानना होता है कि पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम वो डिटेल मांग सकते हैं, उनकी पूरी बजट मांग सकते हैं, उन्होंने कितना रिसोर्स कहाँ पर कितना कितना पैसा कहाँ लगाया, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उनसे ले सकते हैं अनोनिमसली। यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन ये मांग रहा था। ये अनोनिमस इसलिए किया गया था क्योंकि पहले जब वो पता चल रहा था तो उनकी मौत हो जा रही थी, ये सारी चीजें होने लग गई थी। सो राइट टू आर आर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी कंपनी, किसी के लिए भी आप उनके फाइनेंस रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, कॉपीज बनवा सकते हो, आप पूरी डिटेल जान सकते हो। दैट इज व्हाई एवरीथिंग टू गेट रिकॉर्डेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंपनी, इन एनी गवर्नमेंट कंपनी। सो लेट्स रीड अबाउट दैट। दिस काइंड ऑफ एक्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन स्वीडन। तो सबसे पहले ये इस तरह का एक एक्ट स्वीडन में देखा गया था 1776। In 1946, United Nations declared the right to information (RTI) to be the fundamental human right। सबसे important काम कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने, इसको फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट को घोषित कर दिया। यानी कि हर ह्यूमन का ये राइट है कि उसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, कि वो जानने का हक है। In 1982, L.K. Kulwal, a resident of Jaipur in Rajasthan, a social activist by nature, initiated the process by applying to know the Jaipur Municipal Corporation works for cleaning the city। So इसका यूज किया था, उसका एक इंसिडेंट दिया है हमें 1982 में। राजस्थान के जयपुर के एक रहावासी ने इसका इस्तेमाल करके जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, सिटी को क्लीन रखने के लिए क्या इनका प्लान है, क्या किया आज तक, वो पूरा डिटेल इन्होंने आरटीआई के तहत निकालने का ट्राई किया था। In the case filed in the matter, the High Court gave a clear verdict stating that right to information is a fundamental right of all citizens। और इस केस को चैलेंज किया गया था कि ये इसको हक है या नहीं है, और हाई कोर्ट ने इसे डिक्लेयर कर दिया था कि यस, हर एक को, सिटीजन को फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है हमें जानने। And information is a fundamental right for all citizens. In 1990, Aruna Roy started the movement called Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. A need for right to information was expressed through this movement. Again, right to information इस movement के through express किया गया था कि हमें जानने का हक, was expressed through this movement. The divisional commissioner of Bilaspur of that time, Harsh Mandar, showed courage to disclose the official information while serving as a bureaucrat। तो ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद, सिस्टम का खुद हिस्सा होने के बावजूद, डिविजनल कमिश्नर हर्ष मंदार ने तब करेजली सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज किया था, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया था। द इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स इन द ल्यू ऑफ डेली वेजेस। तो इस ये इंसिडेंट था जिसमें जो डेली वेजेस के तहत जो फूड ग्रेन्स मिल रहे थे उसके रिगार्डिंग ये इशू था। तो वो उन्होंने पूरा डेटा ओपन किया था।
The struggle of Anna Hazare in 2001 had a decisive role in Maharashtra in this matter. So Anna Hazare ने भी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ही उन्होंने जो पूरा सत्याग्रह किया था, that was regarding that in Maharashtra. The act was implemented in Maharashtra since 12th October 2005 और महाराष्ट्र में उसके बाद से आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग 2005 से ये एक्ट इंप्लीमेंट होने लग गया. द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स. अब इंफॉर्मेशन मतलब क्या, इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल बात हमें बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा. It includes official records, documents, memoranda, emails, comments, consultation, press notes, circulars, orders, logbook, tenders, reports, correspondence, formats, models, electronic data, the information of private institution or any individual that is available in the records of any public establishment. ये सभी चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है. Right to information grants access to official documents, records, permission to obtain their copies, take notes, extract passages, get sample of authorized material, print data stored in CD, floppy disk, uh, floppy disks, tapes, video cassettes, any form of stored on computer. तो किसी भी फॉर्म में अगर आपने डेटा रखा है, वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो, टेप हो, कैसेट हो, किसी भी फॉर्म में डेटा हो, आप वो डेटा का मांग कर सकते हैं, उसका कॉपी मांग सकते हैं. Citizens can get the desired information after submitting an application to the information officer of a public authority. So इस डिपार्टमेंट में आप, ये इसलिए मैंने साइट यहाँ पे मेंशन की थी, यहाँ जाकर आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक होता है, उसको आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक वाइज, रीजन वाइज एक हमने बहुत सारे स्टेट्स चेंज हो गए थे और बहुत सारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज कर दिए थे हमने, टेरिटरी बॉर्डर चेंज करके. उसके बारे में यहाँ पे हम बात करें. इन ईयर 2000 प्रूव टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. तो 2000 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स रीफॉर्म हुए. States with large areas, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar were divided and new states were formed. तो जो बहुत लार्ज एरिया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत लार्ज एरिया था, बिहार, उसको डिवाइड करके न्यू स्टेट्स बने थे. न्यू स्टेट्स नेमली क्या बने थे? मध्य प्रदेश को डिवाइड करके क्या बन गया था? छत्तीसगढ़. कब बना था? 1 नवंबर 2000 में. उत्तर प्रदेश डिवाइड होके बन गया था उत्तराखंड. तो पहले उत्तराखंड जो आज की तारीख में है, वो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ही आया, गिना जाता था. बाद में 9 नवंबर 2000 के बाद से वो सेपरेट स्टेट उत्तराखंड बन गया. एंड बिहार से अलग हुआ झारखंड. तो झारखंड एक अलग स्टेट बन गया. पहले वो बिहार के अंदर ही पड़ता था, अब वो झारखंड बन गया था. जिससे मुझे याद आया अगेन मूवी की बात, गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बात होती है कि कैसे वासेपुर बढ़ बढ़ के बिहार, और बिहार बाद में डिवाइड होकर झारखंड में बन जाता है और झारखंड का हिस्सा बन जाता है. तो ये बात उसमें एक डायलॉग आता है. So again a reference to keep things in mind. 15th November 2000 में झारखंड फॉर्म came into existence. After the formation of the lingual states in India, this was the first instance of formation of new states. तो लैंग्वेज वाइज स्टेट जो बन चुके थे ऑलरेडी, महाराष्ट्र, गुजरात, लैंग्वेज वाइज जो ये सब बन चुका था, उसके बाद ये एक पहली बार न्यू तरीके से फिर से न्यू फॉर्म स्टेट्स न्यू फॉर्म हुए थे. अब एक एक स्टेट्स के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ के बारे में बताया. The demand for the creation of separate state of Chhattisgarh was first put forth in the session of Indian National Congress in pre-independence times. तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये लोग चाहते थे कि एक अलग से छत्तीसगढ़ हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, मध्य प्रदेश से चेंज होके छत्तीसगढ़ वहां पे एक सेपरेट बन जाए, अलग हो जाए मध्य प्रदेश से. तो तब से चल रहा था. However, States Reorganization Commission headed by Fazal Ali. तो फजल अली जो उस टाइम पे जो मेन हेड थे, जो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन चल रही थी पूरे इंडिया का आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो फजल अली ने ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. इन 1998 इन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, द प्रपोजल ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज अप्रूव. और 1998 में इसको अप्रूव किया गया था और ईयर 2000 में उसको ऑफिशियली कर दिया गया था. लेटर बाय द इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज क्रिएटेड. तो मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल होने के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था. नेक्स्ट उत्तराखंड. अगेन
उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला। द पीपल ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं, ये जो एथनिक ग्रुप्स है, इन लोग कब से 1930 से मांग रहे थे सेपरेट स्टेट। इट वाज सपोर्टेड इन 1938 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाउएवर, अगेन फजल अली कमीशन रूल्ड इट आउट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था 1938 के सेशन में, लेकिन फजल अली कमीशन ने इसको रूल आउट किया था कि कोई अलग स्टेट नहीं बनेगा। The people in this region started the movement to demand in 1957। फिर से 1957 से वो लोग ने अपना अलग रीजन स्टार्ट मांग करने का स्टार्ट किया था। इन 1973 उत्तराखंड पर पर्वतीय पर्वतीय माउंटेनियस राज्य परिषद वॉज एस्टैब्लिश। एक संस्था फॉर्म हुई थी। एंड 1994 द मूवमेंट गॉट इंटेंसिफाइड। 1994 में ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया था। एंड अ बिल फॉर सेपरेट स्टेट वाज पास्ड बाय द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास हुई और उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट का घोषित कर दिया गया। फाइनली इन 2000 द स्टेट ऑफ उत्तरांचल, अच्छा जब वो अभी उत्तराखंड है बाय द वे नेम, तब वो उत्तरांचल नाम था, बाद में उत्तराखंड नाम बन गया, ठीक है। तो आज की तारीख में उसका नाम उत्तराखंड है। उत्तरांचल लेटर नेम्ड एज उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्ट, केम इनटू बी। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। इन जो बिहार से सेपरेट हुआ था इन 1929, द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड, अगेन प्री इंडिपेंडेंस के पहले से, was staged for the first time. In 1947, All India Jharkhand Party was established, and the demand for separate state of Jharkhand was accelerated. In 1973, an appeal was presented to the president and the prime minister. In 1994, Bihar Legislative Assembly passed the bill of Jharkhand Area Autonomous Council. In August 2000, a bill providing the Bihar's division and creation of separate state of Jharkhand was passed in the lower house of parliament. On the day of 15th November, the separate state Jharkhand came into existence. तो एक टाइमलाइन है कहां से कब से एक्चुअली मांग स्टार्ट हुई इसकी, और कब जाके वो पूरी हो गई एक्चुअल में वो स्टेट बना। तो ये एक टाइमलाइन वाइज उसको ईयर वाइज प्लीज उसको लिख लीजिएगा और पॉइंटर वाइज उसको याद करिएगा। तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट अगेन हाल ही में अगर लेटेस्ट एग्जांपल अगर हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट हुआ था तो उसका उसका भी एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन 2014। अर्लियर इट वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति started the movement of creation of separate state of Telangana. In 2001, government of India announced the decision of separate state of Telangana. 2014, this proposal was approved in the parliament. On 2nd June 2014, the separate state of Telangana came into existence. जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये भी बहुत ही लेटेस्ट केस है जिसको हमने जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, स्टेट था, उसको हमने आर्टिकल 370 हटाकर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। तो उसके बारे में भी अगेन बहुत सी मूवीज है। आर्टिकल 370 मूवी बहुत अच्छी मूवी है जिसमें ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ जाओगे फिर से। तो प्लीज देखिएगा अपने फ्री टाइम में। The state of Jammu Kashmir Ladakh was given a special status by Article 370 of Constitution of India. So पहले के कुछ टाइम पे पॉलिटिकल चैप्टर में बता चुका हूं कि आर्टिकल 370 एग्जैक्टली क्या था। सो एकदम शॉर्ट में फिर से कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में अपना खुद का ही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम बन चुकी थी, कंसर्न हो गया था और बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी उसकी वजह से। तो वो एक हटाना था, वहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलाना था, इसीलिए आर्टिकल 370 को हटवाना था, जो कि हटा दिया नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने। ये डेयरिंग वाला काम उन्होंने कर दिखाया था 370 को हटा। तब वो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर, इंडियन लॉज वहां पर वैलिड है आज की तारीख में, और उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। इन 1947 प्रेमनाथ डोगरा एस्टैब्लिश जम्मू प्रजा परिषद पार्टी। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी। इट्स इनिशियल मोटो वाज एक विधान एक प्रधान एक निशान। तो इन्होंने, उसका मोटो था एक विधान एक प्रधान एक निशान, है ना। तो एक एक ही मतलब एरिया, वहां का एक ही प्राइम मिनिस्टर मतलब रूलर, और उसका एक ही सिंबल। लेटर इन 1952 इट वाज चेंज्ड टू एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा नहीं चले। तो गेट दिस लॉजिक कि इट वाज, सिंस वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहा था तो वहां पर एक अलग खुद की एक सेल्फ प्राइम मिनिस्टर आइडेंटिटी थी, प्रेसिडेंशियल आइडेंटिटी थी, और इंडिया का ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का अलग
एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो ये दो हो गया। तो उस तरह से वो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि देश एक है लेकिन दो विधान मीन्स विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूशन और ओवरऑल एक असेंबली बोलते हैं, फिर दो प्रधान, दो रूलर्स, दो प्राइम मिनिस्टर्स एंड दो निसाब। तो इस तरह से उन्होंने एक अपना लोगो चेंज करके ये बात बताई थी कि दिस इज सो रॉन्ग। द पार्टी डिमांडेड कंप्लीट असेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया। ये पार्टी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बन जाए। द पार्टी इन पावर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उस टाइम पे पार्टी जो पावर में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट रेडी टू गिव द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है और जम्मू प्रजा परिषद एक पॉलिटिकल पार्टी। जम्मू प्रजा परिषद पार्टी ये सपोर्ट में थी कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए, लेकिन पावर में था पार्टी कौन सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पावर में थी, जो कि ये होने दे रही नहीं थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू's कैबिनेट सपोर्टेड द डिमांड ऑफ कंप्लीट मर्जर। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही ये जो मिनिस्टर थे इंडस्ट्री सप्लाई के, वो सपोर्ट में थे कि मर्ज हो जाए, लेकिन ये हुआ नहीं, नहीं हो पाया था। लेकिन रिसेंटली इन अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड, हटा दिया पूरा, मोदी गवर्नमेंट ने फुल डेयरिंग करके, अमित शाह ने डेयरिंग करके आर्टिकल 370 फ्रॉम 31st October 2019 एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर रीस्ट्रक्चर्ड एज टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आज की तारीख में यूनियन टेरिटरीज है, डायरेक्ट सेंटर रूल है, डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल रखती है और चलाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू है और दूसरा कोई अलग से लागू नहीं, विच इज अ प्राउड थिंग। In the next lesson, we will study social domain, sports, as well as tourism. So I hope that was the end of the chapter. That was a very interesting chapter. I hope आपको योजनाएं थोड़ी समझ में आई, वीडियो समझ में आया एंड पसंद आया। शेयर करिए, लाइक करिए एंड कीप लर्निंग, कीप रिसर्चिंग गाइस। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।